बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं या जो रेट करती हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी मुस्बत रेटिंग्स या ख़बरें वहाँ से हमारे सामने आती हैं। ख़ास तौर पर S&P ने भी जो कि ग्लोबल तौर पर काम करती है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग को B- कर दिया है। और ये एक तसलसल है। हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि इंटरनेशनली एक तो जहाँ पर हमारी सफ़रतकारी काफ़ी काम कर रही है, वहाँ पर दुनिया के साथ माशी तौर पर ताल्लुकात को भी हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और बहुत से ममालिक इस गुज़िश्ता एक साल के अंदर पाकिस्तान आए भी। पाकिस्तान ने भी बहुत से ममालिक का, पाकिस्तानी वफूद ने भी दौरा किया, बहुत से मुआहदे किए हैं। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब का एक अहम बयान भी सामने आया, जो कि पहले वज़ीर ख़जाना माजी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। अब जो टारगेट सेट किया गया है, जो उनकी जानिब से बताया गया, वो बड़ा अहम है। उनका कहना है कि अब G20 में शमूलियत हमारा हदफ है। अब हमने गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम में कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की थी, तो हमने तब बात की थी करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हो गया है, जिसमें रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस महीने के आखिर तक 11 से 10% पर आ जाएगा। लेकिन जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है वो स्टेबिलिटी की नज़र आती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नज़र आती है। बजट क्योंकि हमारा डेफिसिट का होता है, खसारे का होता है, तो हमें वो गैप कवर करने की बहुत ज़रूरत है। हमने जो कर्ज़े लिए होते हैं वो सूद में चले जाते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें जो हमें बार बार सुनाई देती हैं मुख्तलिफ बहसों के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, और इस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और जब तक ये सब कुछ हल नहीं होता, ये गैप्स कवर नहीं होते, हमें उस तरह मौशी तरक्की शायद नज़र ना आए। लेकिन जो आ रही है उसके फ़ायदे किस हद तक पाकिस्तान को पहुंच रहे हैं, इस पर हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। लेकिन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर एक चैलेंज तो हमें मौसमियाती तब्दीली है, फिर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो कुछ अरसे बाद बात होती है उसकी है, फिर जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होती है उसका भी मसला नज़र आता है। अब बजट जब आता है तो आवाम और सरमायादार दोनों नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन ये जो रेटिंग मुस्बत आ रही हैं, क्या ये उनको भी राज़ी कर पाएंगी या नहीं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब मौजूद, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, गुज़िश्ता हुकूमतें जब चली जाती हैं तो फिर वो कहती हैं कि हम बाइख्तियार नहीं थी, इसलिए हम वो फ़ैसले नहीं कर सके जो मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल के लिए बेहतरीन हो सकते। इस बार की हुकूमत तो काफ़ी पुरुमीद भी है और जो फ़ैसले वो कर रही है, आपको उससे माशी तरक्की या बेहतरी नज़र आ रही है? पूरी कौम उम्मीद से है ज़ौक़ मियाँ, और ये एक उम्मीद ही है जिसका सहारा है। वरना तो जो हालात आज दाएँ बाएँ ख़ित्ते की सूरत हाल देख लें, इंटरनेशनल सूरत हाल देख लें, माशी सूरत हाल देख लें, सियासी सूरत हाल देख लें, तो दिल थोड़ा सा डौलता है। लेकिन ये है कि ये उम्मीद ही है जिसके सहारे दुनिया कायम है, और हम भी उसी के अंदर देख रहे हैं कि किस वक्त वो सूरज चढ़ेगा आसमान पे, जिस दिन के खुशहाली आएगी पाकिस्तान मेरे में। मैं अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि अगर ये सिलसिला इसी तरह ही है और इसी तरह ही चलता रहेगा एक तवातर के साथ, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, डार साहब ने कहा है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अब अगर तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था तो बचा लिया गया है, ये बात तो ठीक है। दूसरा ये कि मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जो है वो शक व शुबा है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में मुआशी यानी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, ये ज़रा थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि चूँकि हम इस प्रोग्राम में, अब हमारे जो नाजरीन हैं ज़्यादातर, उनके पास शायद वक्त भी नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी मुजल्ले पढ़े और देखें कि जी कौन सी रिपोर्टें आई, ये इसने क्या कहा, मूडी ने क्या कहा, फलाना क्या हुआ। तो उसके लिए हमने ये किया कि बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ के, और फिर फाइनली एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसमें कि वो जो कहते हैं ना, दरिया को कूज़े में बंद करना, ये है पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल, ये वो लोग हैं जो पॉलिसी और अहदाफ जो हैं, यानी पॉलिसी एंड टारगेट्स जो हैं,
उनके दरमियान गैप कम करते हैं, यानी हुकूमत को बताते हैं कि देखिए आपने ये पॉलिसी बनाई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी हुई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में और इसमें इतना फ़र्क अभी बाकी है। यूनुस ढागा साहब हैं हमारे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर जो हैं वो वाटर एंड पावर के भी सेक्रेटरी हैं, दबंग किस्म के ये यानी DMG के ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद वो यानी कौंसल से वाबस्ता हैं। जल्दी से बता देता हूं, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई मौशी इस्तेहकाम आ चुका है या आने वाला है। 3-4 फिगर्स बस बताते हैं। देखिए, ये जो पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल है, इनके मुताबिक क्रेडिट अकाउंट सरप्लस जो है वो $2.1 बिलियन जो है वो है। ये बात बिल्कुल सच्ची है जो आपने भी अभी बताई है, और इसकी वजह भी आपने ठीक बताई कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है और स्ट्रॉन्ग रेमिटेंसेस जो हैं, जो मुल्क से बाहर हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भेजे हैं। पिछले साल याद रहे कि यही चीज़ जो है ये खसारे में थी। दूसरा फिगर 25% जो है वो FBR का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी FBR ने भी कमाल ही कर दिया कि 25% ही सीधा सा बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी और कोशिश करेंगे तो शायद 50% बढ़ा दें। चैलेंजेस बताते हैं ये काउंसिल वाले और कहते हैं कि टोटल कर्जा 10.3% बढ़ गया है। अब इधर से कहानी शुरू होगी कि क्या असल में जब आप कुछ फिगर्स बताते हैं तो कुछ फिगर्स नहीं भी बताते, तो ये वो 2-3 फिगर्स बता रहा हूं जो हमें नहीं बताई जाती या थोड़ा सा जो है वो कारपेट के नीचे रखा जाता है। चैलेंज सबसे बड़ा ये निकला कि टोटल कर्जा जो आपका है वो 10.3% बढ़ गया है और इससे आपकी फिस्कल स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में है। फिर बताया गया कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें 1.2% कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, ये वो सेक्टर है जिस पे इकोनॉमिक सर्वे जब आया था तो उसमें क्लियरली बताया गया था, हुकूमत ने माना था कि इसमें जो है ना वो हम बहुत कमज़ोर हैं। ये बात हो रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, यानी आपकी इंडस्ट्री जो है वो कमज़ोर हो रही है। अच्छा, अब वो जब ये जो काउंसिल वाले हैं हमारे यूनुस ढागा साहब, जब आउटलुक बताते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो वो कहते हैं कि स्टैग्नेशन और बढ़ते हुए कर्जे जो हैं उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन और रिकवरी का जो प्रोसेस है, अब ये इस वक्त की आखिरी बात और यही बॉटम लाइन है जी, कि आपकी स्टैग्नेशन भी है और बढ़ते हुए कर्जे भी हैं। इनको अगर हम एक तरफ रखें तो आपको जो मुआशी इस्तेहकाम है, स्टेबलाइजेशन है, और जो आप इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं, मुआशी रिकवरी कर रहे हैं, वो आपकी थोड़ी सी फ्रैजिल हो गई है, यानी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो प्रोसेस नहीं है। मतलब क्या हुआ? ठीक है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मुआशी सफ़ीर में, लेकिन अभी हनूज दिल्ली दूरस्त। हिलाली साहब, पेट्रोल महंगा, डॉलर स्टेबल है अपनी पोजीशन पर कुछ अरसे से, ताजर बार बार एहतजाज का कह रहे हैं, वो 37AA और इस तरह के कानून जो आए, कर्जा बढ़ गया है। पाकिस्तान में वो लोग जो कि पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल बन सकते हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ जा रहा है या उसमें बेहतरी हो रही है, या हम किसी ट्रैक की तरफ चल रहे हैं? जब आप एक गिलास देखते हैं और उस गिलास में पानी आधा तक है, तो क्या आप कैसे सोचते हैं? आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी द ग्लास नाउ इज हाफ फुल, या आप कहते हैं यार बड़ी कोशिश की मगर अभी भी आधा खाली है गिलास? सो दिस इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, और ये मेरा कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है, ये बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि आधा ग्लास आधा हो गया है यार, ग्लास इज हाफ फुल। तो मेरे ख्याल में इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसलिए कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। क्यों बेहतर हुआ है? हमने बेहतर किया है या IMF का सुपरविजन है
इसलिए पूरी दुनिया सोच रही है, या मूडी सोच रही है, स्टैंडर्ड एंड पुअर सोच रहा है, और फिच सोच रहा है, इसलिए सोच रहा है कि भाई अब हमें कुछ रीअश्योरेंस मिला है। IMF का सुपरविजन पाकिस्तान के बजट के ऊपर है, उनके एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंसेस, ये वो सब कंट्रोल में रहेंगे। मेरे ख्याल में इट इज़ द लैटर। इन अदर वर्ड्स, वो लोग ये इकोनॉमिक, ये खास तौर रेटिंग एजेंसीज जो है, जब वो देखते हैं IMF बैठा हुआ है तो उनको कुछ तसल्ली होती है, उनको कुछ रीअश्योरेंस मिलता है, उनको ये पता चलता है कि हमारे डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो IMF को खास तौर देने हैं, और वो तो सिर्फ 7 बिलियन है, वो उनको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि क्रेडिट जो है, जो मिलता है हमें, रोल ओवर होता रहेगा, बिकॉज दूसरे मुल्क कहते हैंगे कि भाई पैसे ये दे सकते हैं, अब एक रिस्पॉन्सिबल सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ बजट आ गया है। अब आपने कहा कि लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन डाउन है। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि जब एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जब टीवी पर, जिस तरह अभी हमारी भी टैगलाइन चल रही है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, ये जब वो सियासतदानों के बयान पढ़ता होगा कि बेहतरी की जानिब जा रही है, मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, तो आपको लगता है कि वो सोचता होगा कि वो कौन से पाकिस्तान में है जहाँ पर अभी हिलाली साहब ने कुछ चीज़ों को मेंशन कर दिया कि वो महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दीगर चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसके लिए कोई आसानी नहीं हो रही, तो उसकी मुश्किलात क्या इस तरह की खबरों से हल हो जाएंगी या थोड़ा देर से उस तक असरात पहुंच जाएंगे? देखिए, ये जो होता है, ये आप इसको कहते हैं एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप। ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप आप उसको देते हैं, लेकिन आपको कोरम के इंजेक्शंस लगते हैं और आप समझते हैं कि आप ठीक हो गए। नहीं, हम सब कहते हैं जी 2 बिलियन का अनाउंसमेंट हुई है, वेरी गुड। ये क्या पैसा दोबारा जो सरप्लस आया है, ये क्या हमारी इकोनॉमी में रीप्लाउ किया जाएगा? नो। आप 1970 में आप चले जाएं, आपका कितना था एक्सटर्नल डेट? 3.5 बिलियन। 2018 को आप लगा लो, हाँ 18 को लगा लो, कितना था? 93। 21 का लेटेस्ट आप कर लेते तो 119 बिलियन। ये आपका एक्सटर्नल डेट तो बढ़ रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर। तो अगर 2 बिलियन आ गया है तो बड़ा अच्छा है, एटलीस्ट इट्स इन द राइट डायरेक्शन, बट लेट्स नॉट बी ओवरजॉयस अबाउट इट। हमने देखना है कि आपकी कंटिन्यूटी, अभी जो हिलारी साहब बात कर रहे हैं, नजम साहब ने बात की है, आम आदमी को रिलीफ क्या मिल रहा है ये मुझे बताओ। हम तो कह रहे हैं वो मैक्रो के ऊपर, हाँ जी ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, वेरी गुड, बट आई वांट टू नो व्हाट इज द रिलीफ ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर देयर इज नो रिलीफ। आप अभी भी उसी उसके अंदर हो। फर्क कितना है कि आप जा रहे हैं एक स्टेडी रास्ते पे जा रहे हैं। वो रेस थी ना एक उसकी हेयर की और टॉर्टोइस की, तो हम टॉर्टोइस की तरह चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं ना यार, चल तो रहे हैं। इसको आप पॉजिटिव रखो, लेकिन साथ साथ आप अपने जो आपका जो लकूनास है इसको आप दुरुस्त करो। अगर आपने अपने इकोनॉमी को ठीक करना, आपका क्या था पिछले साल? 3.6% था, ये आपका टारगेट था, आप 2.7 पे। यू हैवंट अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव। क्यों? कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तो आपके ये जो डैमेज हुआ, इसका जो सबसे बड़ा डैमेज जो है, हम टैक्स नहीं लगाते। टैक्स बेस को बड़ा करो और टैक्स कट्स करो। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यू नीड टू कट द टैक्स। जब आप टैक्स का कट करोगे, आपकी इंडस्ट्री बड़ी होगी, उसके अंदर कोई जान आएगी। आप फिर जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बड़ी आएगी। अब एक्सपोर्ट्स की बात कर लो, मैं नाम नहीं लेता, लाहौर में एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी, आम नहीं है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करती है, मिडिल ईस्ट को करती है, ब्रिटेन को करती है, और उसका मंथली अराउंड अबाउट $3 मिलियन का एक्सपोर्ट है। उसको तकलीफ कहाँ होती है? आपके ये जो एक्साइज एंड कस्टम्स है, ये उनको तकलीफें दे देते हैं। वो बेचारा रोता है, कहता है यार मैं पाकिस्तान के लिए डॉलर कर रहा हूं और ये मेरे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करने देते। उसको पैसे देने पड़ते हैं, मैं नाम भी ले लूंगा लोगों के, उसको पैसे देने पड़ते हैं कि वो एक्सपोर्ट करे। तो यार अगर हमने इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चलानी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके अंदर आएंगे। हमारी इकोनॉमिक रैंकिंग क्या आजकल? 46 इन द वर्ल्ड है। 46 रैंकिंग है, दैट्स नॉट अ गुड रैंकिंग फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स। हमारे पास हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो मार खा रहे हैं ना। मुझे बता दें कहाँ खा रहे हैं? हमारी गवर्नेंस में हम मार खा रहे हैं। हम बड़े इजी हैं, मिट्टी पाओ, ये करो वो करो। नो सर,
दैट टाइम इज ओवर। अब आपको फर्म होना है, और अगर आपको फर्म होना है तो आई थिंक ये जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी आपके पास बैठे हुए हैं और मिफ्ता इस्माइल जो बात करते हैं, आई थिंक वी नीड टू बी लुकिंग एट बोथ ऑफ देम सीरियसली। आपके पास और भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो कर सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन है ये करेगा कौन भाई? हम डिबेट तो कर देंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई तनकीद करेगा, लेकिन करेगा कौन? हमने इस चीज को देखना है, आवाम को रिलीफ किस तरह मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें तो हम ज़ौक बड़ी कर लेते हैं, मुझे बता दो कौन करेगा? करेगा कोई? इसका जवाब मुझे चाहिए, कौन करेगा? ये तो आवाम भी ढूंढ रही है जवाब। हिलाली साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये सिविल सर्विसेज में इस्लाहात होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? मैं तो इन लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो कहते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, कौन सा रिफॉर्म चाहिए इनको? वी डोंट नीड एनी रिफॉर्म। हमें एक सिंगल रूल नहीं चाहिए। हमारे पास एक एस्टा कोड है और हमारे पास एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं। हर कंटिंजेंसी को वो कवर करता है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है कि वो आदमी जो रूल्स को इंप्लीमेंट करें। जब रूल्स नहीं इंप्लीमेंट होते हैं तो सब लोग कहते हैं रिफॉर्म तबाही हो गई है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। हमें कोई इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स दें। और मैं समझता हूं अगर आप रिफॉर्म चाहिए तो दो सियासतदानों का दिमाग होता है, उसको भी थोड़ा सा तवज्जो दें। कहें कि यू कैन नॉट इंटरफियर, कहें कि आप वायलेशंस करवा नहीं सकते अपने लोगों को बेनिफिट करने या अपने रिश्तेदारों को या अपने खुद योरसेल्फ। और जब ये होता है पकड़े उनको। कौन पकड़ता है भाई? सियासतदानों को किसने कभी पकड़ा है कि तुम्हारा सिविल सर्वेंट रूल्स तुम उसे कह रहे हो वायलेट करो? हमने समझ गया वो कहता है, हमने उसको क्वेश्चन किया है, वो कह रहा है। कौन सा सियासतदान को आपने पकड़ा है सिविल सर्वेंट्स को करे, सिविल सर्वेंट्स को ये करे? अब भाई सिविल सर्वेंट्स को और जिनको आप पकड़ते हैं, वेरी गुड, सैक देम, जेल देम। क्यों नहीं करते हो? देखिए बात असल ये है कि देखिए किधर से ये डिमांड आता रहता है पीरियोडिकली। कौन सा रूल है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। 38 साल मैं इस सर्विस में गुजारा हूं। देयर इज नो कंटिंजेंसी विच इज नॉट कवर्ड बाय द रूल्स। और अगर इफ यू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आपको फौरन इंप्लीमेंट करें, यू विल इमीडिएटली सेल्फ करेक्टिंग कोर्स हो जाएगा। मगर ये होता ही नहीं है। अच्छा हिलाली साहब, कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से ये हिलाल साहब कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से ये गिला किया जाता है कि ये सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी के अंदर गठजोड़ होता है। हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकलिटीज में डाल दिया जाता है। मैं आपको एक थोड़ा सा, अगर मैं बुरा ना माने, मिसवाल दे देता हूं। मैं मुझे एक प्राइम मिनिस्टर ने आके कहती है, जब मैं उनके साथ काम करता था, कि फलाने को प्रमोट करो, इसलिए कि वो जब मेरा कोई गया था उधर तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और ये वो। तो मैंने कहा कि उसको हम लोग असेस करेंगे, हिज सीनियरिटी एंड फिटनेस विल बी असेस्ड, और उसके बाद हाँ फैसला होगा। और उसके बाद अगर आप ओवर रूल करना चाहते हैं तो फिर करें। उसके बाद सर्विसेज ट्राइब्यूनल में वो मसला जा सकता है और उसके बाद कोर्ट्स में जा सकता है। सबके पास हक है। ये एक हक नहीं है सिर्फ आपको, किसी को चाहते हैं उसने कोई फेवर कर दिया तो लिहाजा उसको प्रमोट कर दो। भाई हु आर यू टू डू दैट? सीनियरिटी कम फिटनेस। बताओ उसको तुम क्यों नहीं उसको प्रमोट कर रहे हो, और उसको बताओ जिसको तुम प्रमोट नहीं कर रहे हो क्यों नहीं उसको नहीं प्रमोट कर रहे हो। आप मुझे बताएं कितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जिसपे चीफ मिनिस्टर के पोते ये नेव्यूज और नीसेस लगे हुए हैं टॉप पोजीशंस में। व्हाट डज दैट शो? नेपोटिज्म। कभी हुआ है? सबको पता है। कभी कोई गया है कोर्ट को? कोई रूल निकाल के दिखाया है? ठीक है, देखिए कहने की बात यह है, दिस इज जस्ट अ होक्स। लैटरल एंट्रेंस। व्हाट इज लैटरल एंट्री? हाँ भाई कमाल है। कुछ लोगों के लिए तो आप कहते हैं कि
एक आदमी निकलता था। कराची में 1965 में 66 में कितने सीट्स थे कराची के फॉर द फॉरेन एंड सिविल सर्विसेज? 1। वाई? कोटा। चलो ठीक है, ठीक। अमल करते थे, कोटा था, कानून था। मगर अब देखें उसके बाद लैटरल एंट्री तो पब्लिक मीटिंग्स में हो रही थी। सर्विस, आप यकीन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक मीटिंग पे रिक्रूट करते थे लोगों को। अच्छा तुम चले जाओ फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम, अच्छा चलो तुम इधर लग जाओ। यार खुदा के लिए, लुक एट व्हाट यू हैव बीन डूइंग। पता करो कौन किसका कसूर है और फिर रिफॉर्म्स की बात करो। और मैं कहता हूं एस्टा कोड को चेंज करें, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को इंप्लीमेंट करें, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा मीर साहब, अब ये इसमें आपको लगता है कि कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी जैसे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला किसी पोस्ट संभालते हैं तो वो जो लोग जिन पर ज़्यादा एतमाद होता है वो उनको अपने साथ लेकर आते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं और फिर काम करते हैं। दूसरा, इसी में जो इनका रवैया है सिविल सर्वेंट्स का, उस पर आवाम का थोड़ा एतराज़ है, उस पर भी ज़रा आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है अमेरिका का, वो प्रेसिडेंट जो भी हो उसका फेवरेट होता है। वो भले वो केपेबल हो या ना हो, लेकिन उसी को लगाता है कि उसका जो सबसे बड़ा चमचा हो या उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हो, जिस तरह रूबियो आज लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी यही होता है कि जब हम लोगों को लगाते हैं, हम तो मेरिट देखते ही नहीं है। देखो ना, जब पाकिस्तान बना था तो ये जो कोटा सिस्टम किसने शुरू किया था? ये लियाकत अली खान ने शुरू किया था। तो कितना था? 7.5 या 8% इतना। और उसके अंदर क्या था कि आप मेरिट पे रखते हैं। मेरिट है आज? कोई मेरिट नहीं है। आपने उस वक्त मेरिट रखी थी क्योंकि आपने ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगालीज थे उनको अपनी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो उस लिहाज से आपने वो सिस्टम शुरू किया। जब वेस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान हुआ तो वो जो आपका सिस्टम है, इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। फ्रॉम अ मेडिकल, अब मैं नाम नहीं लूंगा, फ्रॉम अ मेडिकल ऑफिसर टू सेक्शन ऑफिसर, लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस तरह मेरिट पे लेके आएंगे तो मुझे बताएं कि आपके कितने प्रेसिडेंट्स हैं और कितने प्रेसिडेंट्स हैं? बलूचिस्तान गवर्नमेंट में देख लो, सिंध गवर्नमेंट में देख लो, पंजाब में देख लो, केपीके के अंदर देख लो, गिलगित बल्तिस्तान में देख लो, हर जगह यही हो रहा है। मेरिट इज नोवेयर। हालांकि शहबाज शरीफ बहुत इस पे चैंपियन करते हैं कि मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, लेकिन हमारा मेरिट जो है, जॉब जो आप सवाल कर रहे हैं, वो इंटरट्वाइंड हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा मीर साहब, ये दो अलग चीज़ें हो जाएंगी ना। एक तो मेरिट हो गया, मेरिट तो वो हो गया जिस बंदे ने उसको अपॉइंट करना है या सिलेक्ट करना है। आपको लगता है इटसेल्फ उसके अंदर इस्लाहात की भी ज़रूरत है? आपको देखें, हलाली साहब ने अच्छी बात की है। हमारे पास सारे कानून मौजूद हैं, हम क्या करते हैं, और सिस्टम्स मौजूद हैं, हम सिस्टम्स के साथ खेलते रहते हैं। कभी नाज़िम आ गया, कभी डीसी आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। हिंदुस्तान तो उसी पर चल रहा है, उसका निज़ाम चल रहा है, उसके आप इकोनॉमी देख लो, हर चीज देख लो। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हर चीज के साथ, विद द रिजल्ट कि आप जो आपका जो एक बेसिक जो आपका जो मोडस ऑपरेंडी है, आप उसको तोड़ देते हो। तो ये बिल्कुल है, हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट जो सिविल सर्विस कोड है, जब तक वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते रहें। There has to be a will to do the things, not कि हाँ जी ये ठीक नहीं है। रिफॉर्म क्या करना है मुझे बता दो। इंडिया ने रिफॉर्म किया कोई? मुझे बता दो कितने रिफॉर्म्स हो गए। And look at their economy, look at their domestic infrastructure, and look at us. हम भी वहीं, हालांकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सब चीज तो इंडिया ले गई थी एट इंडिपेंडेंस। हमारे पास क्या है? So the question is, have we learned? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछले उसके अंदर कि 3.5 बिलियन, मैं तो अभी का दे रहा हूँ 70, और अब आप ओवर कितने 170 ट्रिलियन रुपीस के आप कर्जदार हो गए हैं। तो मुझे बताएं, तो कहीं ना कहीं तो गलती है ना। तो गलती क्या है कि हम लॉ को ऑब्जर्व नहीं करते। वी हैव टू गो बाय द लॉ, लिव बाय द लॉ, एंड ऑफ कोर्स गेट द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। हम वो नहीं करते। हमारा है हर चीज पे जहां हम देखते को प्रॉब्लम आएगी, मिट्टी पाओ जी, इधर इसको डैम्प कर दो।
फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो यही होते हैं। देखो जी, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, रिफॉर्म लेके आओ। बिल्कुल, आप कई जगह पे लानी है। आपका 1904 का पुलिस कोड चल रहा है अभी भी। जो SHO है वो ही इज ऑल इन ऑल, क्योंकि अंग्रेज ने रखा हुआ था। अंग्रेज आपको ट्रस्ट नहीं करता था। अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, यू नो हर किस्म का सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये क्यों थे? ये इसलिए थे क्योंकि गोरा जानता था कि आप बेईमान हैं। ठीक है। अच्छा मीर साहब एक और चीज़ बताइएगा, फिर मैं नजमुल साकिब साहब की तरफ जाऊंगा। आपको लगता है कि ये माइंडसेट का भी फ़र्क है? एक माइंडसेट ये है कि सर्व करना है और एक माइंडसेट ये कि इन लोगों पर रूल करना है। हम रूल करते हैं, सर्व नहीं करते। आपका जो कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो दे कम ओवर, अब तो खैर बेहतर हो गया है। एक जमाने के अंदर दे वर द ओवरलॉर्ड्स, और वो बिल्कुल आपको लोग यार, आज भी मैं ये भी बता दूं, आज भी आप DC या इनके लोगों के पास जाने की करेंगे ना, वो नीचे आपका जो बैठा होता है चौकीदार, क्या होता है वो पेंशन, और यही पैसे खा जाते हैं, यही पैसे खा जाते हैं अपनी ऑफिसर्स को मिलने के लिए। ठीक है। एन ऑफिसर ऑफ एनी कैडर, उसका पूरा एक आवाम का हक बनता है कि वो दरवाजा खोले और अंदर जाए, बताओ भाई मेरा ये मसला है, आप कर सकते हैं ये, मुझे बता दें। पब्लिक सर्वेंट, जब तक आपके पास जब तक ज़ौक 3 सिफारिशें, 4 चिट्टे और 2 टेलीफोन कॉल्स नहीं जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, याद रखना। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ये वज़ीर आज़म साहब को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि वो चाहते हैं कि इस्लाहात करें? क्या बुनियादी वजूहात आपको लगती हैं कि जिन बेसिक्स या बेसिस पर उन्होंने कहा कि अब इस्लाहात करें, और ये इस्लाहात क्या होंगी? देखिए, एक वजह तो जो समझ में आती है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये क्यों बनाया है, वो तो अगले 2 दिन में ही पता लग गया। 15 टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हायर कर लिया गया है। उसके बाद जनाब पता लगा है कि 47 ऐसी पोस्टें फिल होंगी, और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा इनको महाना मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे जो यानी फेवरेट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि ब्यूरोक्रेट से ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही, हम बाहर से सिविल सर्वेंट्स बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ उसके बाद आगे नहीं बढ़ी। अब यह कि ये जो नए लोग लग गए हैं, क्या ये फेडरल सेक्रेटरी के अंडर काम करेंगे? चलेगा नहीं। क्या ये फेडरल सेक्रेटरी साहब जो हैं इधर बैठे होंगे और ये इधर बैठ के चलेंगे? चलेगा नहीं। चलेगा क्या? चलेगा वो निज़ाम जिसकी बात ये यहाँ पे हो रही है इस फोरम पे। क्या आपने एक निज़ाम सेट कर दिया है? और बाबा, रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? इस्लाहात क्या चीज़ होती है? इस्लाह करते हैं आपको, एक चीज़ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो रही हो तो आप इस्लाह करते हैं। अगर कोई निज़ाम चल ही नहीं रहा, अगर बुनियादी कुछ उसमें चीज़ें हैं कि वो चल ही नहीं रहा, तो उसमें इस्लाह क्या करेंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब भी पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई कमीशन बनता है या कोई कमेटी बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नजमुल साकिब को पता लगता है कि ए हुन काम नहीं होना, ये काम नहीं होगा। ये काम अगर होना होता तो कमेटियां बनाने की और कमीशन बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। दूसरी बात, अवाम आपके अगर मतमाए नज़र होते और ये ब्यूरोक्रेसी और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको जवाबदेह होते, तो क्या ही बात थी। रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, पूरे का पूरा एक मुल्क चल रहा है, इतना बड़ा सुपर पावर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ। जाके देखें यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, और जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी तब्दीलियां उसमें आ गई हैं, 26वीं तो हमारे यहाँ आ गई है। तो तब्दीली करने से कुछ नहीं होता, चेहरे बदलने से पसमंजर नहीं बदलता। आपने चेहरे बदल दिए, पसमंजर वही है, होगा क्या? अच्छा, अब क्या है, अब क्या किया जाए? देखिए, आपके लिए और आपके अवाम के लिए एक मुख्तसर यानी तौर पे बताना चाहूँगा कि मसला असल में है कहाँ। जी, मिनिस्टर साहब हैं, वो अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लाएंगे, और सेक्रेटरी साहब के सामने हर वक्त ये होता है कि मिनिस्टर को नाराज़ नहीं करना। उनके नीचे जो अफसरान हैं उनको ये होता है कि सेक्रेटरी को नाराज़ नहीं करना। वो जो बाहर आवाम खड़ी है उसका सोचता कौन है? अच्छा, जो ही सेक्रेटरी साहब जो है मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई बात करते हैं या उनके सामने खड़े होके हिलाली साहब की तरह कहते हैं कि नो द ग्लास इज हाफ फुल,
तो वो चेंज हो जाते हैं और फिर उनको एक ऐसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह लगाया जाता है जहां पे कि पानी भी जो है ना वो यानी चिजर में आता है बड़ी दूर से। नईम साकिब साहब, अच्छा, मिनिस्टर्स अब लाने का सेक्रेटरी साहब क्राइटेरिया क्या करते होता हैं? है? सेक्रेटरी जो उन सेक्रेटरी के ऊपर जी। होते हैं, जो मिनिस्टर्स लाए जाते हैं, वो क्राइटेरिया क्या होता है जो उन सेक्रेटरीज को लीड कर रहे होते हैं या किसी भी देखिए, महकमे को लीड कर रहे हैं? उसके लिए तो मैं माजरत चाहूंगा, उसके लिए तो सिर्फ बीए पास होना जरूरी है। अब वो अंदाजा लगाए ना, आपको पता है कि एक मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे हमारे, तो उनके पास एक फाइल आई तो उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा इस पे क्या करना है, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा इस पे सिर्फ सीन लिख दें और मेरे पास भेज दें, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने ये सीन जो होती है ना, ये वाली सीन ये लिखी थी। तो फिर समझ गई कि बुनियाद यहाँ से हो रहा। रब्बिल आलमीन, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी बिसात से पहुंच से बहुत दूर है वो कॉन्सेप्ट कि आपने मिनिस्टर अगर बनाना है, मसलन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, आप यकीन करें उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है। और उसमें इसीलिए शायद ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स किए जा रहे हैं, अल्लाह करे कि इस हिसाब किताब आगे चले। लेकिन ये है कि ये कंपनी मुझे लगता है पिछली कंपनियों की तरह चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, लाली साहब ऐड कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इनको ये बता रहा था कि इस किस्म का तालीम होता है कि जब एक मुल्क में जाते हैं, हमारे वजीर आज़म साहब, एक वजीर आज़म साहब गए थे तो उनको जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ा और उन्होंने फिर कहा कि पढ़ते हुए अपने रिटन स्पीच से, एड हैज बीन स्टॉप्ड बाय अस। तो लोग हैरान हो गए, फिर उन्होंने फिर से देखा और कहा बाय द यूएस। ठीक है, मीर साहब आप ऐड कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो अभी नजमुल साकिब साहब ने बात की है, मैं आपको एक फैक्चुअल एक एग्जांपल देता हूं। जब भुट्टो साहब पावर में आए थे तो एक एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रोविंशियल, जो कि मरे कॉलेज सियालकोट में गए और उन्होंने तकरीर की, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि सर हमें आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तो जवाब क्या है, कहते हैं कि बेटा अभी मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, तो इंशाल्लाह जब ये क्लियर हो जाएगी तो आपको मैं जितने कहेंगे मैं ऑटोग्राफ दूंगा। ये आपके थे एजुकेशन मिनिस्टर। तो बात ये है कि जब तक हम मेरिट पे लोगों को नहीं लेके आएंगे, हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकेंगे। नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि ये जो बात अभी की भी गई, मीर साहब की तरफ से की गई थी कि ये क्योंकि आज़ादी से पहले के कवानीन लागू हैं तो उस वजह से भी कुछ मसाइल हैं, कहीं ना कहीं इस्लाहात की भी तो आपको लगता है कि ज़रूरत होगी? वज़ीर आज़म साहब भी तो ठीक ही कह रहे होंगे। अगर इस्लाह करनी है ना आपने, तो अपने मन की करें। अगर आपने इस्लाह करनी है तो अपनी सोच की करें। अगर आपने इस्लाह करनी है तो उस रास्ते की करें जिस पे आप चल रहे हैं। गलत रास्ते पे चल रहे हैं और चूंकि पकड़ नहीं है, बस ACR का डर है, पकड़ नहीं है। और एक और बात जो है वो मैं बड़ी यानी याद आ गई आपकी इन बातों से कि मुझे समझ नहीं आती, 35 से 40 साल तक एक ब्यूरोक्रेट किसी मिनिस्ट्री में या बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में रहता है, ये सारी बातें रिटायरमेंट के बाद क्यों याद आती हैं? कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको आता है याद, हो मैंने फलाने मिनिस्टर को ये कर दिया वो कर दिया, और जब असल हकीकत का पता लगता है वो तो पता चलता है कि ये तो सारा झूठ है। अगर आपने इस्लाहात करनी है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को अपनी मिनिस्ट्री में हाजिर सर्विस रह के करें। ठीक है, ये बाद में जो ख्याल आता है ना, वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉक्सिंग का हो ना, बाउट हो और आपको एक मुक्का याद आए जो कि बाउट खत्म होने के बाद है, तो अपने मुंह पे मारना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम वो अपने मुंह पे नहीं मारते और कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया गया। और बाबा अगर आपको काम नहीं करने दिया गया, आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? जी मीर साहब, आपको दफ्तर छोड़ के चले क्यों नहीं गए? दफ्तर में भी रहना है, बिल्कुल अच्छी बात काम भी नहीं करना और बाद में शिकायतें भी कर दी। चले एक ब्रेक पर चलते हैं और वापस आएंगे तो फिर जरा बात बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस जो कि निजकारी की, जिस पर बहुत बात हुई है, लेकिन अब उसके हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो अब क्या निजकारी का प्रोसेस होगा उस पर बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी काबीना ने अप्रूव किया था कि जो भी खसारे में इदारे हैं उनको निचकारी की जाएगी, ख़ास तौर पर PIA के हवाले से अप्रूव किया गया था। फिर हमने देखा कि निचकारी के लिए इसकी बोली लगी और वो एक ही वहाँ पर बिडर था और वो जितना गवर्नमेंट ने हदफ रखा हुआ था उसके करीब तरीन भी नहीं पहुँच रहा था, उसके हाफ पर भी नहीं पहुँच पा रहा था और ये मामला रुक गया। अब क्योंकि मुख्तलिफ रूट्स PIA के जो बंद थे वो खुल गए हैं तो मज़ीद फ़्लाइट चल रही हैं और मज़ीद मुनाफा होगा PIA को। तो अब एक सवाल हमेशा उठता है कि जब भी किसी इदारे को निचकारी की जा रही होती है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहा जाता है कि नहीं, इसको ख़ुद चलाना चाहिए ताकि प्रॉफिट भी फिर गवर्नमेंट के पास है। दूसरा कहा जाता है कि क्योंकि ये खसारे के अंदर है तो इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए ताकि हुकूमत के सर से ये बोझ उठे जो सब्सिडी देकर वो कोई भी इदारा चला रही होती है। तो बीजे मीर साहब, अब PIA की निचकारी क्या हो रही है? बातें बड़ी होंगी, नहीं हो रही। हम एस्केप रूट ढूंढते हैं। थोड़ा सा PIA पहले प्रॉब्लम में आया तो आपने कहा जी कि रूजवेल्ट को बेच दो, शुक्र है रुक गया वो। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने सोचा कि जो पेरिस में है स्क्रीब, इसको बेच दो, वो भी शुक्र है रुक गया। हम हमारे जो एसेट्स हैं इंस्टेड उनको इम्प्रोवाइज करें, हम बेचने की सोच लेते हैं। भाई अगर आपके पास जो दूसरी एयरलाइंस हैं जिनके हम नाम लेते रहते हैं वो सक्सेसफुल चल सकते, PIA क्यों नहीं चलती? मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलती। इसलिए नहीं चलती कि 2 दफा तो मेरे साथ भी हो गया हुआ है कि 2 सीनियर मिनिस्टर्स वो लेट थे लाहौर से टू लंदन, लेट पहुंचे हैं, आपका 1.25 घंटा आपका PIA की फ्लाइट डिले होगी। क्यों भाई? मिनिस्टर ने आना है। भाई अगर आपने एयरलाइंस और इदारे इस तरह चलाने हैं ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपके इदारों का। आपने चलाना है प्रोफेशनली। आपका क्या ख्याल है कोई प्राइवेट आदमी आके यहाँ करेगा? आपको कुछ चलाने देगा? इसमें गवर्नमेंट की सीट्स भी होती हैं। इसमें आप, हमारा नुकसान क्या है? आपका जहाज कई दफा खाली गया है लेकिन 6 और 8 सीटें खाली पड़ी होती हैं। क्यों जी? वो जी वो लास्ट मिनट हम रखते हैं कि VIP ने जाना होता है। दैट इज मनी, दैट इज मनी, दैट इज वो आपका पैसा है जो आपके इदारे ने कमाना है, लेकिन आपने वो रोक लिया हुआ है। हमारे बड़े बड़े फ्लॉज हैं। उसके बाद आपका मैं और एक निशानदेही करता हूँ। मुझे चेयरमैन ने बताया खुद, ये जो पेपर कप्स नहीं होते, ये अभी भी जो पेपर कप्स बनाता है उसके अंदर कमीशन, बेतहाड़ा कमीशन जाती है। आपके टिश्यू पेपर्स के ऊपर बेशुमार कमीशन जाती है। प्लास्टिक के छुरी कांटे जो हैं उनके ऊपर कमीशन जाती है। खाना जो बनता है उसके ऊपर कमीशन जाती है। तो PIA कहां से कमाएगा? फिर ऑन टॉप ऑफ इट ये जो बाहर आपके ट्रेवल एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी से डॉलर्स, येन और पाउंड्स ले लेंगे, पैसा PIA को रुपए के अंदर देंगे। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा? किसी ने बात की है? मैंने तो बड़ी बातें की है इस पे, लेकिन कोई नोटिस लेता है? कोई नोटिस नहीं लेता। ज़ौक मेरे भाई, आप सवाल करते रहोगे, रोगे, लेकिन यहाँ नोटिस कोई नहीं लेगा। जब इदारा बिल्कुल गिर जाएगा, ओहो अब तो उसको बेचना चाहिए, अब तो प्राइवेटाइज करना चाहिए, ये होगा। आपका कभी होगा ही नहीं। आपकी सिविल एविएशन और PIA की लड़ाई खत्म नहीं होती तो आपने आगे क्या बढ़ना है यार? ठीक। नजमुल साकिब साहब, IMF ने फरमाया है कि इसकी निचकारी करनी है, तो अब कब तक हो जाएगी? IMF ने तो और बहुत कुछ फरमाया है। IMF को तो छोड़ दीजिए, वो तो अब आपकी जुडिशरी तक पहुंच गए हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वो आपकी मिनिस्ट्रियों में पहुंच गए हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चले गए हैं, जहाँ पे कि उनसे डायलॉग होने की बजाय अब वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं। IMF को छोड़ दें। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि इसकी निजकारी के लिए IMF की जो वो इस्लाहात का सिलसिला है ना, जो वो कहते हैं रिफॉर्म्स करने हैं, उसकी एक शर्त ये भी है। फिर यह कि गवर्नमेंट के अखराजात में कमी करनी है। बुनियादी तौर पे जो हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट के अखराजात में कमी करनी है, एयरलाइन को कंपेटिटिव बनाना है, कारकर्दगी बेहतर करनी है। कर लें भाई, कर लीजिए। ये नए रूट भी खोल लें आपने। पेरिस का हो गया, मैनचेस्टर का भी हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क का भी हो जाएगा। ये तो होता रहेगा। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि जो हज़ारों मुलाजमीन हैं PIA के, उनको आपने गोल्डन हैंड शेक देना है कि मिल्क शेक पिलाना है। उनका करेंगे क्या? तो आपके सामने 2 मसाइल आएंगे। एक आएगा इंतज़ामी, ये सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे।
वो क्यों रखे गए, गलत रखे गए, वो एडहॉक पे हैं, वो परमानेंट हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस डिस्कशन। वो पीआईए में हैं, उनका क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा इंतजामी मसला आपको आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। दूसरा ये आएगा कि आप उनको जब छोड़ेंगे, जब वो कहेंगे ज़ाहिर ले ऑफ होगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, करेंगे क्या वो? तो आपको एक इंतजामी और एक आपका फाइनेंशियल इशू है, इसको दोनों को देख लीजिए। जहां तक मेरी बात है, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, अगर एक काम कर सके, और मुझे अपने वजीर आज़म से, जो मेरे फेवरेट वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे कि अगर कल को पीआईए वाकई उसकी निजकारी होती है, उसकी प्राइवेटाइजेशन होती है, तो जो प्रोसेस है इस निजकारी का वो साफ हो और शफाफ हो। और चूंकि वजीर आज़म साहब हमारे कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है और मेरिट पे होना चाहिए और अव्वलीन तरजीह वगैरह, तो हम तवक्को रखते हैं अवाम के बिहाफ पे कि जब ये प्रोसेस होगा साफ और शफाफ होगा और दयानतदारी होगी। लेकिन उसके लिए कोई ख़रीदार भी तो होना चाहिए। पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ हमने उसको देखा। हिलाली साहब, रूट्स खुल रहे हैं मुख्तलिफ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब बेहतर जो मुआशी जो है ना कलेक्शन होगी पीआईए की, ज़्यादा अर्निंग करेगी, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर अब इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, या वो स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि नहीं इसको खुद चलाना चाहिए? नहीं, देखिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए इसलिए कि हमने चलाने की कोशिश की है और चल नहीं सकता है। कभी कभी चल गया, मगर दैट वाज मोर बाय एक्सीडेंट देन डिज़ाइन। मेरे ख्याल में आप तो इनको उनके हाथ देना चाहिए जो एयरलाइंस को पहले चलाए हैं, सक्सेसफुली चलाए हैं और पीआईए को भी चलाना चाहते हैं। पहले तो आप एक शर्त रखें ना कि ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आप उसको दोगे नहीं जिसके पास पैसे है, जो सबसे बड़ा बिल्ड आपको दे सकता है, उनको दें जो चला सकते हैं एंड दे हैव प्रूव देयर एबिलिटी टू चलाने के लिए। ये नहीं कि जो हवाई जहाज को उड़ाना आता है उसको उसके हवाले कर दें। दूसरी बात, खुदा के लिए एक कंडीशन रखें कि आप अपने रूट्स नहीं बेच सकते हैं। अगर आपसे नहीं भरता प्लेन, अगर आप उस रूट को मॉनेटरीली बेनिफिट उससे नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि फट करके आप बेच दें। आधा तो जो प्रॉफिट बन रहा है टर्किश एयरलाइंस और ये एमिरेट्स और ये दूसरा जो है जो गल्फ वाले हैं, वो तो ये रूट्स खरीद के उनको वो प्रॉफिट बना लेते हैं, आप नहीं बना सकते। और तीसरी बात ये एक शर्त रखें कि कोई सियासतदान को ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, ना उसके पास कोई एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होगी इस प्राइवेटाइज एयरलाइन में। दे शुड नेवर बी लेट नियर अथॉरिटी ऑन प्राइवेट एयरलाइंस। अगर आपके सियासतदान दूर रह सकते, बहुत सारी चीजें हो सकती। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं कि मुझे ऑर्डर्स मिलते थे कि जाके कहो कि मेन्यू बदल दें और मेन्यू इस पे डाल दें। कैन यू इमेजिन? मेन्यू बदल दो और मेन्यू पे ये डाल दो। I mean, you know, we are congenitally, वो खून में, impossible to run anything। खास तौर सियासतदान, याद रखें आप। इसलिए नहीं कि वो बुरे आदमी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी बहुत बुरे होते हैं, हमारे से वो बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो इन टर्म्स ऑफ गुड पीपल, काइंड पीपल, नाइस पीपल, मगर इन टर्म्स ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो समझते हैं कि वो चला सकते हैं, दे आर अनमिटिगेटेड डिजास्टर। तो उनको नज़दीक ही नहीं आने दें एयरलाइंस की मैनेजमेंट और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़दीक। जी मीर साहब। हिलाली साहब, आपने सही कहा कि लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि एक इंसान की कैपेबिलिटी क्या है। एयर मार्शल नूर खान के ज़माने में आप देख लें कि पीआईए की परफॉर्मेंस क्या थी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। लेकिन यू नीड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आई टोटली एग्री विद यू। ये जो लोग इधर उधर के आप आगे बैठा देते हैं चेयरमैन, आप बाहर से जर्मनी से भी मंगवा लेते हैं कि ये आपके एयरलाइंस रन करेंगे, आपके पास बड़े केपेबल लोग हैं। और मैं बार बार कहता हूँ मेरिट पे रखो पीआईए के अंदर। हमारे एक साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, उनकी अपनी एयरलाइन जो है वो प्रॉफिट में है, लेकिन पीआईए किसी दौर पे भी हालिया 2 डिकेड्स के अंदर प्रॉफिट में नहीं आई। जी नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। पहले ज़रूरी सवाल, एक वफाकी वज़ीर ने फरमाया है कि पीटीआई सड़कों पर धमाल डालने की बजाय
कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ज़रूरी सवाल ये है कि सारे कानूनी रास्ते तो पीटीआई ने इख्तियार करके देख लिए हैं, अब उन्हें सड़कों पर धमाल डालने की इजाज़त तो होनी चाहिए। ठीक, आज का गैर ज़रूरी सवाल, हुकूमत ने ऐलान किया है कि गरीब पर टैक्स कम करना अव्वलीन तरजीह है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि गरीब पर टैक्स का बोझ कम करना तो अव्वलीन तरजीह है, क्या अमीर पर टैक्स लगाने को भी कभी तरजीह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राइट, हमारे नाज़रीन जो है वो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक से आगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।